कार्य तक कहाँ था उपयोगितावादी, ठीक है ना। उपयोगितावादी कार्य जो भी कि जैसे किसी व्यक्ति को परिवेश को समझने और अपने विचार और सोच में सुसंगत रहने में क्षमता ये प्रदान करता है, यानी सक्षम बनाता है। यह एक पूर्वानुमेय है, स्थिर दुनिया की इच्छा रखता है। उदाहरण जैसे जान लीजिए कि एक व्यक्ति सीरिया जैसे देशों में जाने से बचता है क्योंकि उसे पता है कि वहाँ जान का क्या है, खतरा है। मतलब ये क्या हुआ, कॉग्निटिव नेचर, ज्ञान आधारित है। ये हमें पता है कि सीरिया में क्या है, सीरिया में खतरा है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ज्ञान, ठीक है ना, क्लियर। तो वही चीज का है ज्ञान कार्य, अहम रक्षात्मक कार्य, ठीक। इसमें क्या है, बुनियादी सच्चाइयों यानी जीवन की कठोर वास्तविकताओं को स्वीकार करने से बचाता है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण आ जाइए, उदाहरण में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यदि आप बेसिक तरह फुटबॉल नहीं खेल पाते, ठीक, इस वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय आप अपनी आत्म छवि बनाने रखने के लिए यह दावा कर सकते हैं कि आपको फुटबॉल पसंद नहीं है। मतलब आपको अहम क्या मतलब क्या होता है कि मतलब सेल्फ वाला, ठीक है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है। तो अहम रक्षात्मक कार्य कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी क्या होता है, बनी रहे। अहम रक्षात्मक का मतलब क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहे एक हिसाब से। उसी तरीके से आपको पता है कि भाई हमें क्या है कि फुटबॉल नहीं खेलने आ रहा है, ठीक, तो हम कह दें कि भाई हमें ये सब्जेक्ट पसंद है, ठीक, फुटबॉल हमें पसंद है, ठीक। मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स में आप कुछ फंस रहे हो, तो आपने कह दिया अरे यार हमको मैथ से बड़ा घृणा है, लगाने बैठते हैं पता नहीं क्या होने लगता है, ठीक। तो मतलब आपने अपनी रक्षा अपने बातों से क्या कर ली, स्वयं से कर ली, आप जान रहे हो, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है। ये भी अगर जाने तो कहाँ से हम सबसे पहले सोच रहे हैं, ठीक। किसी ने जैसा प्रश्न किया उसी हिसाब से पहले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया और फिर उसके हिसाब से अपने को रक्षा कर दिया, ठीक है ना। तो ये मनोवैज्ञानिक पक्ष ही माना जाता है। आगे आइए, मूल्य अभिव्यंजक कार्य। मूल्य अभिव्यंजक का मतलब हो गया अपनी स्वयं की छवि प्रदर्शित करने में मदद करना। जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट तो बनाए रखना और छवि भी प्रदर्शित अच्छी करनी। हर कोई अपनी छवि कैसी प्रदर्शित करना चाहेगा, अच्छी प्रदर्शित करना चाहेगा, जाहिर सी बात है। तो उसी के तौर पर जैसे अन्याय के पीड़ितों के साथ खड़ा होना, भले ही कोई सीधे तौर पर इसे संबंधित न हो, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि जैसे हो रहा है ये कि भाई आप देख लो कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, मान लीजिए दुर्गा पूजा आ गया, दुर्गा पूजा आ गया, दुर्गा पूजा में कई लोग आ जाते हैं डायरी या चंदा डायरी लेकर के, भैया आपके नाम काटते हैं, कितना काटे हैं, पड़ोसी का देख लिए कि हम पड़ोसी 1000 दे रहे हैं, ठीक। तो वहाँ उस जगह क्या हो गया कि भाई अपनी स्वयं की छवि प्रदर्शित करनी है, तो आपने क्या किया, अरे काट दो, 1100 का काट दो। पड़ोसी ने 1000 काटा तो आपने किसका काटा, 1100 का कटवा दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये अपनी छवि प्रदर्शित करने का। भले वो रक्षा कभी न कर रहे हो, गाय दौड़ा रही है, हट 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 किए जा रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, उसको ले करके मारने पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी कोई वो रक्षा समिति आ जाए, हाँ हम उसके सदस्य क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, अपनी छवि को क्या करना, मेंटेन करना, वही स्वयं की छवि मेंटेन करना, निर्णय लेने का कार्य करना। एक बार देखिए उदाहरण अगर इन पे बैठा दिए, ये आपको पॉइंट्स याद, ठीक है ना। हम लोगों को भी नहीं आता पॉइंट्स, लेकिन हम लोग क्या उदाहरण से उन चीज़ों को क्या कर लिया जाता है, जान लिया जाता है। आप जितने उदाहरण लिखोगे, जितनी चीज़ें लिखोगे, उतना आपके हित में रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। यही चीज़ निर्णय लेने का कार्य, निर्णय इस पर आधारित होते हैं कि हम स्थितियों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे गरीबी दूर करने की अभिवृत्ति, ठीक है ना, क्लियर। गरीबी कैसे दूर करनी है, आपका निर्णय क्या है, आपका सोच क्या है, ठीक है ना। तो वो भी एक क्या है, एक एटीट्यूड है, अभिवृत्ति, ठीक है ना, क्लियर, वो चीज़। तो ओवरऑल ये उसके क्या हो गए, कार्य, अभिवृत्ति। पहला क्या, उपयोगिता,
दूसरा ज्ञान कार्य, अंतरिक्षात्मक कार्य, मूल्य अभिव्यंजक कार्य और निर्णय लेने के कार्य। फिर आत्म जागरूकता कार्य। आत्म जागरूकता के लिए क्या, जैसे स्वस्थ भोजन के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति और पौष्टिक भोजन चुनने और हानिकारक आहार संबंधी आदतों से बचने के लिए प्रेरित करता है। ये स्वयं की जागरूकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि भाई पढ़ते रहना, ये भी तो जागरूकता है, ठीक क्लियर। स्वच्छता पे ध्यान देना, ये भी क्या है, आत्म जागरूकता है। तो कई मुद्दे आप लिख सकते हो, केवल यही नहीं कि हम भोजन से ही संबंधित करें, ठीक है ना, कि भाई है जाहिर सी बात है आजकल ठेला पे लिखा हुआ है फास्ट फूड, जंक फूड कॉर्नर, ठीक है ना, पहुंच गए हम लोग मोमोज, पिज्जा, बर्गर खाने, ठीक है ना। तो वो क्या है, जान भी रहे हैं, लेकिन क्या अगर आपकी अभिवृत्ति है तो आप जानकर नहीं खाओगे, ठीक है ना, क्लियर। आप जाहिर सी बात है कि वहाँ फल की दुकान होगी तो वहाँ उसमें फल का जूस ले लोगे, लेकिन बर्गर पिज्जा की ओर आकर्षित नहीं होगे। तो ये क्या होता है, स्व जागरूकता होगी, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज आगे देखिए, सामाजिक समायोजन कार्य। सामाजिक समायोजन कार्य का मतलब क्या, अभिवृत्तियां हमें सामाजिक समायोजन में कार्य सहायता प्रदान करती हैं, हमें दुनिया के बारे में हमारी धारणा को सरल बनाने, ठीक है ना, और हमारे लिए अधिक प्रबंधनीय बनाने में मदद करती है। जैसे खुले विचारों वाली अभिवृत्ति व्यक्ति को विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को अपनाने, सामाजिक संपर्क को सुविधाजनक बनाने और वैश्विक दुनिया में समझ को बढ़ावा देने की अनुमति देती। खुले विचार, जैसे अभी आप लोग उसमें भी पढ़े थे, वो पॉइंट भी था कि हम लोग अगर धर्मनिरपेक्ष है तो ठीक है ना, सर्वधर्म सद्भाव हमारे अंदर कायम रहेगा, सरलता से हर धर्म को हम ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपके विचार खुले हुए, आपका जो इथिक्स है, आपका जो इथिक है, एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है या मनोवृत्ति है, अगर वो क्या है, खुले विचार, ओपन माइंडेड आप, तो जाहिर सी बात है कि विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को आप अपनाएंगे। केवल उन्हीं सांस्कृतिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाएंगे जो आपकी संस्कृति से मेल खाते हैं, ठीक है ना। आप में विविधता रहेगी, सांस्कृतिक विविधता रहेगी, यानी कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद सामाजिक पहचान कार्य। सामाजिक पहचान कार्य का मतलब क्या, दूसरे के अभिवृत्ति के बारे में जानकारी देने में मदद करता है, दूसरे के अभिवृत्ति की जानकारी में। जैसे सामाजिक पहचान, भाई स्वतंत्रता दिवस मनाना, दूसरों के सामने देशभक्त की छवि प्रकाश करना, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, सामाजिक पहचान का कार्य, ठीक। भाई कोई भी अगर इस तरह का कार्य है तो हम लोग क्या होते हैं, खड़े होते हैं। अभी अम्बेडकर जी की जयंती है तो सब लोग हार माला चढ़ाने चले जाएंगे, चढ़े जाएंगे ना, ये भी दिखाने के लिए कि हमारी समरसता है, ठीक है ना। कोई भी वैसा आ जाए तो पता चला हम उसमें चले जा रहे हैं, ठीक है ना। 26 जनवरी आई, लड्डू बांटना शुरू, ठीक। स्वतंत्रता दिवस आया, लड्डू बांटना शुरू, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या हुआ, सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी पहचान बनाना होगा। आगे आइए, व्यवहार पर अभिवृत्ति का प्रभाव। यहाँ अंतर भी आता है व्यवहार और, ठीक है ना, बिहेवियर और किसमें, अभिवृत्ति में क्या अंतर है, क्या उसका प्रभाव। आप जान रहे हैं कि अभिवृत्ति जो है बनी हुई व्यवहार से ही अभिवृत्ति बनी है कि नहीं बनी है। 3 गुणों में से एक व्यवहार ही है, एक तो ज्ञान है, एक हमारा भाव है और एक हमारा क्या है, व्यवहार है। तो यहाँ क्या है, व्यवहार पर अभिवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से, हाउ टू क्रिएट योर एटीट्यूड बिकॉज ऑफ क्या, बिहेवियर, ठीक है ना। आप अपने व्यवहार से किस तरीके से, ठीक है ना, एटीट्यूड को प्रभावित कर रहे हैं। आइए, अभिवृत्ति को सामाजिक परिस्थितियों में कुछ निश्चित कारकों से व्यवहार करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक। जैसे, लेकिन हाल में शोधकर्ताओं ने पाया है कि लोग हमेशा अपनी अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार नहीं करते, यानी अभिवृत्ति अपेक्षित व्यवहार के बीच सुसंगतता नहीं होती है। जैसे अभिवृत्ति एक व्यक्तिगत गुण है और व्यवहार क्या है, सामाजिक। जैसे हमें ये कहता है समाज, क्या कहता है समाज, ये कहता है कि हमें जो व्यवहार करना चाहिए वो
सबके साथ क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्तिगत के रूप में हम देखें, पर्सनली देखें, तो कुछ लोग अच्छा करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, बुरा करते हैं। तो एटीट्यूड तो व्यक्तिगत है, एटीट्यूड क्या है, व्यक्तिगत है, पर्सन स्पेसिफिक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है कि इन्होंने अच्छा व्यवहार किया, उन्होंने बुरा व्यवहार किया। ठीक, क्लियर, ये पर्सनल है, समझ रहे हैं। और व्यवहार हमारा सामाजिक है, तो जाहिर सी बात है कैसे मेल खा सकता है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन फिर भी व्यवहार से हमारा क्या, एटीट्यूड बदलता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे क्या है, अंतर देख लीजिए, जैसे दिया क्या है, अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच अंतर, एफेक्टिव यानी भावनात्मक, कॉग्निटिव और बिहेवियर, तीन दिया है। अंतर आइए क्या क्या है, जान लीजिए। अभिवृत्ति हमारी अनुभूति को हम लोग ज्ञान कहते हैं, या क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं, इंफॉर्मेशन या जानकारी, ठीक है ना। दो तीन वर्ड्स जरूर याद रखिए। जैसे अगर आप अपनी नोट्स बना रहे होंगे तो उस जगह पे लिख लीजिएगा कि अनुभूति, ज्ञान या जानकारी, ठीक। कहीं भी टर्म्स देखिए, होता क्या है कि जिस समय हम लोग समझ रहे होते हैं उस समय तो याद रहता है, 4 दिन बाद उसी चीज़ को फिर पढ़ने जाइए ना नए सिरे से, तो सब चीज़ हवा हो रहती है कि नहीं रहती है। तो उन चीज़ों को मेन पॉइंट्स अगर याद है ना, तो आप उन्हीं चीज़ों को डेली अगर देख रहे हो कि ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, तो आप उस टॉपिक को क्या कर ले जाओगे, लिख ले जाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ क्या है, एक आंतरिक घटक यानी इंटरनल कंपोनेंट है ज्ञान, ठीक। लेकिन व्यवहार क्या है, अभिवृत्ति की अभिव्यक्ति या प्रदर्शन, ठीक है ना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या, एक्सप्रेशन, प्रदर्शन भी वही हुआ, ठीक है ना, क्लियर। तो अभिवृत्ति की अभिव्यक्ति, एटीट्यूड, हाउ टू एक्सप्रेस योर एटीट्यूड, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज बिहेवियर। वो हमारा क्या कहलाता है, बिहेवियर कहलाता है। हम कैसे अपने एटीट्यूड को दर्शा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, यही हमारा क्या है, बिहेवियर, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद अभिवृत्ति किसी व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, जाहिर सी बात है, मनोवैज्ञानिक या मानसिक वो है, ठीक। जिस तरह से वह किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचता है या महसूस करता है, ठीक। भाई हमें जानकारी मिली और ये जो सोच रहा है, थॉट है इसका, ये आइडिया जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, इसका मत बन रहा है, धारणा बन रहा है, कंसेप्ट बन रहा है, थॉट बन रहा है, ये ज्ञान आधारित है। ये किस पर आधारित है, ज्ञान आधारित है, ठीक है ना, क्लियर। हमें पता चल गया कि ऐसा है कि इसने जो है चौराहे पे मार की है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमारा निगेटिव एटीट्यूड होगा, ठीक है ना, क्लियर। और ये पता चला कि भैया ये रोज जा करके मंदिर में वो दान दक्षिणा करता है, जाहिर सी बात है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड इसके लिए आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारा एक मानसिक वो है जो ज्ञान पे निर्भर कर रहा है। ये आइए, यह अधिक, ये क्या है, व्यवहार से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के अन्य व्यक्तियों के प्रति कार्यों और आचरण से। अभिवृत्ति हमारी इनके दान करने से बनी है, लेकिन ये मार कर रहे हैं और दान दे रहे हैं, ये व्यवहार है। और इससे जो क्रिएट हो रहा है वो हमारा क्या है, वो एटीट्यूड है। मतलब व्यवहार से हमारा एटीट्यूड तैयार हो रहा है, ज्ञान से हमारा एटीट्यूड तैयार हो रहा है। तीन ही पक्ष उसके हैं, वही ध्यान रखिए कि एटीट्यूड क्या है, इन तीनों का सम्मिलन है। एटीट्यूड इन तीनों का क्या है, सम्मिलन है। मतलब इससे केवल एक से हमारा नहीं बन रहा है एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारे तीनों पक्षों को लेकर के बन रहा है कि नहीं। व्यवहार इज ओनली अ पार्ट, ठीक है ना, दैट मेक एटीट्यूड, क्लियर। आगे आते हैं, यह अधिक व्यक्तिगत होता है। अभी बताया कि ये क्या है, पर्सनल है, व्यक्तिगत है। एटीट्यूड किसी पर्सन का होगा, इनका एटीट्यूड अलग होगा, इनका एटीट्यूड अलग होगा, ठीक।
कैसे बना होगा? इनके साथ जिसने जैसा व्यवहार किया होगा और जैसा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, वही हाल इनका भी है। ठीक है ना? क्लियर? और ये क्या है? यह सामाजिक व्यवहार तो सामाजिक ही होगा। ठीक, आगे आइए। किसी व्यक्ति की अभिवृद्धि मुख्य रूप से उसके जीवन के दौरान प्राप्त अनुभवों और अवलोकनों पर आधारित होती है। एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना? एक्सपीरियंसेस, वहाँ एक्सपीरियंसेस क्या आ गया भाई? अनुभव क्या आ गया? अवलोकन क्या आ गया? ये भाव आ गया। ये क्या है? भाव। अगर उसने समर्थन देखा तो जाहिर सी बात है कि समर्थन में क्या है? प्रेम। अगर आपने विरोधाभास देखा है तो वो क्या है? घृणा। और ये क्या है? ये भाव। ठीक, जैसे अगर आपको ये पता है कि आपने रास्ते में ये कह दिया कि भाई ऐसा है, आम बड़ा मीठा था, हमने जो आम खाया वो बहुत मीठा था। पता नहीं यार, आम सड़ा हुआ आम था, मगर कैसे मीठा हो सकता था? खट्टा आ रहा था। तो आप में कहीं विरोधाभास आ गया। आपके बागान के आम थे, किसी ने आपको बोल दिया कि भाई खट्टा है, तो विरोधाभास आया। उसके प्रति एटीट्यूड कैसा आएगा? घृणा का आएगा। ठीक, किसी ने बोल दिया अरे भाई आम मिठास तो अमृत लग रहा था, बिल्कुल मत पूछिए। ठीक है ना? अब आप समर्थन हो गया। ये क्या है? समर्थन। और जहाँ समर्थन हुआ वहाँ क्या है? प्रेम आ गया। एटीट्यूड कैसा हुआ? पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना? तो ये सारे क्या है? डोर्स हैं जिनसे आप एटीट्यूड आपका क्या हो रहा है? मेक हो रहा है, बन रहा है। ठीक, अब क्या है यहाँ? व्यवहार किसी के अभिवृद्धि को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है ना? व्यवहार जाहिर सी बात है किसी के, भाई किसी ने व्यवहार किया, प्रतिबिंबित कर दिया किसको? अभिवृद्धि को। उसका एटीट्यूड कैसा है? ठीक, क्योंकि यह कार्य हमारे विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक, अभिवृद्धि किसी की भावनाओं, विचारों और मतों को दर्शाता है। जाहिर सी बात है, भावना यानी भाव, विचार यानी ज्ञान। विचार का मतलब क्या? ज्ञान। और मत आपका। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अगला दिया हुआ है उसी में, पर्यावरण और अनुभव, नैतिक मूल्य जैसे कारक मुख्य रूप से अभिवृद्धि को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण, ठीक, लेकिन व्यवहार आ जाएंगे। अभिवृद्धि, चरित्र लक्षण, अंतःस्रावी और तंत्रिका प्रतिक्रिया जैसे जैविक कारक हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अभिवृद्धि यानी किसी का एटीट्यूड, ये आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है ना? अब किसी का एटीट्यूड है, आप लोग ऐसे ही कह देते हो एटीट्यूड दिखा रहा है, आपके व्यवहार अपने आप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? आगे आ जाइए। चरित्र लक्षण, किसी का चरित्र रावण है, ठीक, तो आपका जो व्यवहार उसके प्रति होगा वो कैसा होगा? राम जैसा हो ही जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? कि विभीषण जैसा भी हो सकता है। ठीक है ना? मतलब उससे रिलेटेड क्या, कोई कैरेक्टर में आप आ ही जाओगे, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। आगे आइए। अंतःस्रावी और तंत्रिका। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक, और तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र हमारा क्या होता है? वो नर्वस सिस्टम होता है। ठीक, क्लियर? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़े हैं? मिक्स्ड ग्लैंड बताइए क्या है? व्हाट इज मिक्स्ड ग्लैंड? मिश्रित ग्रंथि है। कौन है? पैनक्रियाज है। तो बायो की है, इस वजह से डॉक्टर साहब है लग रहा है कि नहीं है? हाँ, चलिए, ठीक, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो ना? हाँ, ठीक। पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज क्या है? मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक, और बाकी सब क्या है? बहिर्स्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है ना? और नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? और CNS, ANS और PNS।
ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, क्लियर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हमारा स्वचालित तंत्रिका तंत्र, और हमारा कौन, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। एंड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। ब्रेन क्या है, ब्रेन हमारा शरीर नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ दो सिस्टम्स की बात की गई है, एक अंतःस्रावी और तंत्रिका। ठीक, नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, दैट कंट्रोल आवर फिजिकल कंट्रोल, ठीक है ना। हमारे फिजिकल कंट्रोल को नर्वस सिस्टम कर रहा है, ठीक। ब्रेन है और नर्व्स है, क्या है, नर्व्स है, नसें, ठीक, क्लियर। भाई कहीं की भी नस वो हो गई तो क्या अंग काम करेंगे, नहीं करेगा, हाथ चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। और ब्रेन सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। आपको अगर दिख रहा है कि गाय आ रही है तो आप क्या करोगे, अपने को हटा दोगे, तो ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा कंट्रोल है, ये आपका फिजिकल कंट्रोल है, दैट कंट्रोल इज कॉल्ड एज फिजिकल कंट्रोल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल कंट्रोल। एंड्रोक्राइन सिस्टम, दैट कंट्रोल क्या, केमिकली, केमिकल कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी इज बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। और हार्मोन्स कहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ रहे हैं। तो एक फिजिकल कंट्रोल और एक केमिकल या हार्मोनल कंट्रोल, दोनों मिल करके हमारे शरीर का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, नियंत्रण तंत्र कह रहे हैं। हमारे शरीर का नियंत्रण तंत्र दो चीजों से हो रहा है, एक तंत्रिका तंत्र, एक अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है ना। बोथ वर्क्स साइमल्टेनियसली, एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना। तो वही हमारे व्यवहार को बनाते हैं, वो भी उनका रोल है किसमें, व्यवहार को बनाने में। आगे आते हैं, उदाहरण दिया हुआ है कि किसी का गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने की अभिवृत्ति हो सकती है, सहानुभूति, ठीक, जाहिर सी बात। और लेकिन यह विश्वास एक अभिवृत्ति है और इसे गरीब लोगों की मदद करके, करुणा का अभ्यास करके व्यवहार में दिखाया जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर। तो करुणा का भाव, भाई अभिवृत्ति अगर है तो करुणा का भाव आया और वो व्यवहार उस तरह से कर सकता है, ठीक। वही चीज़ दिया है, आपका एटीट्यूड जाने रहे हैं, 3 बिंदु एटीट्यूड के हैं, सिचुएशन जैसी होगी वही आपका क्या हो जाएगा, बिहेवियर, ठीक है ना। हाउ वी रियली एक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है ना, वही हमारा बिहेवियर कहलाता है, ठीक है ना। अब आते हैं अभिवृत्ति की श्रेणियाँ या प्रकार, ठीक है ना। ये जो है केवल आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एक हिसाब से, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। इसका मतलब है सकारात्मक, इसका मतलब है क्या, नकारात्मक। तो उसी से इसमें आपका सुव्यक्त और निहित एक हिसाब से, ठीक है। निहित का मतलब अंदर आपके है, और व्यक्त वाला क्या, एक्सप्रेस जो आप कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। नाम से भी कंफर्मेशन है। आइए देखते हैं, व्यक्ति को अपनी अभिवृत्ति का ज्ञान होता है, सुव्यक्त, यह सचेतन रूप से बनता है, मतलब बचपन में नहीं, जैसे जैसे आप चेतन अवस्था में आते हो तभी बनेगा, ठीक है ना। आप जानते भी हो कि अभिवृत्ति जन्मजात होती नहीं, इसे सीखा जाता है। तो वही है, सचेतन रूप से बनता है। जैसे जैसे आप बड़े होगे, जैसे जैसे समझदार होगे, किसी को सचेतन कर रहे हैं, ठीक है ना, तभी आपको अभिवृत्ति डेवलप होगी। यह कम स्वतः स्फूर्त, ठीक है ना। यह मूल्य, विश्वासों और वांछित प्रक्रियाओं को दर्शाता है, मूल्यों को, विश्वासों को और वांछित यानी जो भी लाजमी है उन प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। इसके बारे में व्यक्ति सूचित होता है। उदाहरण, पर्यावरण अनुकूल तरीके से निर्मित किसी उत्पाद के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, ठीक है ना, क्लियर। और इनमें त्यागने वाले उत्पादों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, इसमें सीधा ये कहा है कि क्या भाई, ये हमारा क्या था, बचपन, ठीक है ना, ये चेतन अवस्था में आ रहा है, जैसे जैसे हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक, क्लियर। निहित अभिवृत्ति, निहित का मतलब क्या, जो बचपन से है,
भाई माता पिता बचपन में ही हम लोगों का जो डेवलप हो रहा है वो क्या है, निहित अंतर्निहित रह जा रहा है। जो हम लोगों ने, जैसे आप शुरू बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि भाई क्या है कि हमको एक दौड़ पता है कि जिसमें खरगोश हमेशा हारेगा, तेज दौड़ेगा, ठीक, तेज दौड़ता है और जा करके जो तेज दौड़ता है आगे जाके सुस्ताने लगता है और कछुआ धीरे धीरे चलते चलते वो क्या हो जाता है। ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं और बचपन से इसे फॉलो करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज ऐसा नहीं है, कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं। ये हमारे एटीट्यूड से, जो एटीट्यूड हमारा कब सचेतन अवस्था में तैयार हुआ कि यहाँ लक भी फेवर कर जाता है, ठीक है ना। ये बैग हमने अच्छी तैयारी शुरू की, उसी समय एग्ज़ाम आ गया तो हम निकल भी गए, ठीक। पता चला धीरे धीरे कछुए की चाल से हम तैयारी कर रहे हैं तो पता चला जीवन में नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो वो कहानी बदल जा रही है, ठीक। तो सचेतन अवस्था में आ करके चीज़ें कुछ और होती जा रही हैं, ठीक। तो मतलब वहाँ ये दिया हुआ है कि भाई ये स्वतः स्फूर्त कम है, जो बचपन की चीज़ें होंगी वो स्वतः स्फूर्त होगी, ठीक, क्लियर। और हमारे अंदर ये कैसी होगी, निहित होगी एक हिसाब से, ठीक। वही चीज़ें आगे आई, अभिमत एवं अभिवृत्ति। अभिमत, ठीक, मत जो मैंने कल बताया था, मत यानी अभिमत ही हुआ, आइडिया जिसको कहा जा सकता है, ठीक। आगे आते हैं, यह किसी चीज़ के बारे में किसी व्यक्ति की सोच या विश्वास है। सोच यानी थॉट है या एक बिलीफ है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है, ठीक है ना। भाई कोई अच्छा विश्वास किसी के लिए है, किसी के लिए बुरा विश्वास है, किसी के लिए अच्छी सोच है, किसी के लिए बुरी सोच है, ठीक। उदाहरण जैसे पश्चिम और पूर्वी दुनिया में परमाणु हथियारों पर अधिकार, जलवायु परिवर्तन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी पर परस्पर विरोधी राय है, ठीक है ना, क्लियर, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन पे हमारा पूर्वी और पश्चिमी दुनिया में क्या है भाई, एक मत हो जाते हैं, ठीक है ना, कई कई मुद्दों, ठीक है ना। लेकिन कई मुद्दों पे हमारे क्या है, अलग अलग, ठीक है ना। तो मुद्दे एक हैं सबके लिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को क्या है, विरोधाभास है, और कहीं कहीं क्या है, समर्थन का भाव है, ठीक है ना, क्लियर। तो वही हमारे क्या है, अभिमत है, ठीक, क्लियर। आगे जानिए, यह निर्णय की अभिव्यक्ति, ठीक, निर्णय लेने की अभिव्यक्ति। जो मत होता है वो किसी के निर्णय पे आता है, रिजल्ट के बाद आप कंसेप्ट या सिद्धांत देते हो कोई, ठीक है ना, वही आपका मान्यता या मत हो जाता है, ठीक। यह मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति तक ही सीमित है, ठीक है ना, क्लियर। जो मत होगा वो केवल और केवल, अच्छा हम लोग कल पढ़े भी थे क्या, केवल ज्ञान आधारित, ना इसमें भाव है ना ही इसमें क्या है, ठीक है ना, आपका व्यवहार शामिल, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये केवल और केवल अभिव्यक्ति तक, ठीक, मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति, ये ज्ञान ही हो सकता है, ठीक। तथ्यों का ज्ञान, तथ्यों या ज्ञान पर आधारित भी हो सकता है और नहीं भी। अभिमत आमतौर पर दूसरों के लिए परामर्श के रूप में एक एक करके देखते हैं, जैसे ये निर्णय की अभिव्यक्ति, ठीक, इसमें आइए, यह एक निश्चित तरीके के कार्य करने की अभिवृत्ति है, ठीक। यह मौखिक या लिखित, इसमें क्या है, मौखिक और गैर मौखिक दोनों अभिव्यक्ति हो सकती है। भाई मौखिक और गैर मौखिक में कौन आएगा, गैर मौखिक में आपका भाव और व्यवहार है। गैर मौखिक का मतलब समझिएगा, ठीक है ना, क्या भाव, भाव आप अगर कर रहे हो, जैसे भाव का मतलब क्या होता है भाई, मतलब करुणा का भाव, ये आप लिख तो नहीं सकोगे ना, ठीक है ना, क्लियर। आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो ये आप लिखोगे तो नहीं, हमने अच्छा व्यवहार किया, ज्ञान कहा जा सकता है वो, ठीक। तथ्यों या ज्ञान पर आधारित यह स्वयं की विश्वास प्रणाली पर उत्पन्न होता है, ठीक है ना। आगे आइए, अभिमत आमतौर पर दूसरों के लिए परामर्श के रूप में होती है। भाई हमारा ऐसा मत है इस धर्म के लिए, ऐसा है, हमारा परामर्श ये है कि तुम ये करो, ठीक, क्लियर। तो मतलब ये क्या हो गया, एडवाइस के रूप में, ठीक। ये भी एक बार
वाइट ऐसे, ठीक है ना। आगे आइए, दिया हुआ है इसका संबंध व्यक्ति, ज्ञान, पर्यावरण आदि के प्रति स्वयं की पसंद या नापसंद से संबंधित है, ठीक है ना। ये उदाहरण के लिए एक लेखक एक लेख के माध्यम से लोकतंत्र पर सकारात्मक अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, ठीक। उदाहरण, लेखक द्वारा सरकार के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन कर लोकतंत्र के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति करना, ठीक है ना। मतलब देख लीजिए, वही चीज का है। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया गया कि इंडिया के प्रति आप अपना लेख, इंडिया के संदर्भ में आप अपना लेख लिखें, आप उसमें क्या डालोगे? आप उसमें मत अपना डालोगे कि मेरा मत ये है कि ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो वो क्या है? वो आपका पर्सनल है, जो कि ज्ञान आधारित है। उसमें न कहीं भाव और न कहीं व्यवहार का जिक्र है। वही चीज़ का है कि एक लेखक एक लेख के माध्यम से लोकतंत्र पर सकारात्मक अभिमत व्यक्त करता है, ठीक है ना। यहाँ ये, और लेखक द्वारा सरकार के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन कर लोकतंत्र के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि बन रही है। एक क्या कर रहा है? अपना सकारात्मक मत दे रहा है। आप नकारात्मक मत भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ क्या है कि उसके सारे पहलुओं को देखे इसके लिए एक पॉजिटिव अभिवृत्ति बन रही है, एटीट्यूड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ये वाली जैसे अभी आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया का मामला, ठीक है ना। यूक्रेन और रशिया का मामला, और आज के परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन का मसला जो देख रहा है, उस समय जो उभर के छवि आई थी, आज की छवि थोड़ी सी अलग है। जैसे जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था, शुरू हुआ था, तो उसमें जो वहाँ का राष्ट्रपति था, ठीक है ना, क्या था? यूक्रेन, जेलेंस्की ने क्या किया था कि डट कर सामना किया था कि नहीं? जैसे जेलेंस्की एक कार्टूनिस्ट था, ठीक है ना, पता होगा, ठीक, कार्टूनिस्ट था, हास्य से, व्यंग से रिलेटेड था, हंसाता था सबको। जाहिर बात है, राष्ट्रपति चुनाव जीता उसने और राष्ट्रपति बना। उसने जम करके रशिया से क्या किया भाई? सामना किया। हार किसी भी मुद्दे पे नहीं किया, ठीक। लेकिन उसमें क्या था, किस बिहार पे कि नाटो उसके समर्थन में, अमेरिका समर्थन में था, ठीक। अभी अमेरिका के साथ क्या हुआ? बैठ करके एक डील हुई, ठीक है ना, डील हुई। उस समय उसका क्या दिखा? उस समय उसका कमजोर पक्ष दिखा। उस डील को क्या कहें? मिनरल डील, जो खनिज मुद्दों पे डील हुई है, ठीक, खनिज मुद्दों पे डील हुई है, ठीक। जाहिर सी बात है कि वहाँ यूक्रेन में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो खनिज संपदा में संपन्न है, ठीक है ना, क्लियर। अमेरिका उस बात को जान रहा है, पूरा विश्व उस बात को जान रहा है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे डोनेट बेसिन है, वहाँ बहुत खनिज संपन्न वो है, ठीक है ना। फिर आपके और भी कई क्षेत्र हैं, तो ऐसे ऐसे क्षेत्र जो खनिज संपदा से संपन्न है, अमेरिका इस बात को जान रहा है, अमेरिका पक्ष में भी है, और फाइनली उसने डील कर ली। अगर अमेरिका से ये बिगाड़ते तो उधर से भी जाते, तो यहाँ इनका क्या रहा? कमजोर पक्ष रहा, ठीक है ना। तो आप पहले उस नजरिए को देख करके आपका एक एटीट्यूड तैयार हुआ, और इस पक्ष को देख करके आपका एक नया एटीट्यूड तैयार हुआ। उधर आपका सकारात्मक एटीट्यूड दिख रहा था, और इधर आपका क्या दिख रहा है? नकारात्मक एटीट्यूड दिख रहा है कि भाई ये तो कमजोर पड़ गया है कि नहीं है। तो एटीट्यूड जो है वो परिस्थितियों को देखते हुए, ठीक है ना, अन्य चीज़ों को देखते हुए क्या हो रहा है? बदल रहा है, ठीक। वही चीज़ यहाँ कही गई है। आगे आइए, दिया है आस्था या विश्वास, बिलीफ, ठीक, और अभिवृद्धि में अंतर, या किसी ऐसी चीज़ के बारे में निश्चित होना। ये ध्यान में रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी आपके, चाहे मैंने पहले वाले नोट्स में आपको बताया हो या ये वाले बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने केवल कटिंग उन्हीं पॉइंट्स की है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है ना, क्लियर। फालतू चीज़ों को नहीं रखा है, कई और भी चीज़ें हैं, बहुत सारा आपको पढ़ोगे किताब इतनी मोटी आती है, ठीक है ना। लेकिन ये वही मुद्दों को मैंने केवल रखा है जिनसे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं या आते हैं। अभी आपके सामने प्रश्न भी रहेगा तो आप देखिएगा वो चीज़, ठीक है ना। तो इसमें सीधे सीधे यही आ जाता है कि ये बताओ अभिमत और अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं, दोनों में समानता और भिन्नता लिखिए, ठीक है ना। या आस्था और अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं, समानता भिन्नता लिखिए, ठीक है ना। मूल्य और अभिवृत्ति से क्या समझते हैं देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक। आइए, आस्था क्या है, एक ऐसी चीज के बारे में निश्चित होना जो अस्तित्व में है या सत्य है, ठीक। भाई हमें किसी चीज पे आस्था होती है, ठीक है ना, क्लियर। हमें सत्य पर आस्था है, रहे, ठीक है ना, सत्य है। आगे आइए, उदाहरण आस्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, मतलब ईश्वर के प्रति उनकी आस्था है, लेकिन नास्तिक की क्या है, नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, विश्वास हो गया कि ईश्वर है, ठीक है ना, है कि नहीं है। और एक हमें नहीं है, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, पढ़ते हैं कि नहीं, साकार और निराकार, ठीक है ना। कुछ हमारे मान्यताएं जो है, जैसे कबीर ओबीर की है, वो निर्गुण ब्रह्म की है, ईश्वर के उनको नहीं मानते हैं, ठीक है ना। वहीं तुलसी सूर्य है, ठीक है ना, रामानंद है, ये लोग मानते हैं सगुण के हैं, ठीक है ना कहीं इनका अपना मानना है। तो ये इनके आस्था का प्रतीक है, इनके बिलीव का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है कि आस्तिक है, नास्तिक है, ठीक, क्लियर। अब जानिए, आस्था यह एक ऐसा विचार है जिसे व्यक्ति सत्य मानता है, यह एक मानसिक स्वभाव है, जाहिर सी बात है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है इसका, अभिवृत्ति का, जिसका परिणाम एक विशेष व्यवहार होता है, ठीक है ना। उसी तरह की आपकी वो होती है, अभिवृत्ति बनती है। पिछले अनुभव सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों या शिक्षा से उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। भाई पिछले जो आप माहौल में रहे हैं, आपका सांस्कृतिक परिवेश रहा है, उसी के हिसाब से ये आस्था आपकी बनती है, ठीक है ना। 4 दिन आप चले गए, विपश्यना सुने हैं, विपश्यना म्यांमार से रिलेटेड है और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। आप अब हर जगह विपश्यना सेंटर भी खुल रहे हैं, उसमें योगा कराया जाता है, ठीक है ना, और फास्टिंग कराई जाती है, और आपको मतलब ईश्वर में ध्यान करना सिखाया जाता है कि आप एकदम हो रहे हैं कि एकदम मतलब हर ओर भूल जाइए, आपको कुछ नहीं, उधर ही ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है ना, ऐसा कुछ सिखाया जाता है। बड़ा कठिन होता है, समझ रहे हैं किस तरीके का। आप वहाँ से जब लौटते हो ध्यान से या योगा से या कुछ इस तरीके का मेडिटेशन और मेडिटेशन से, तो आप उसकी ओर क्या हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। 4 दिन आप योग कर लें तो आप पूरा जीवन भर का आप वो बना लेते हो कि अब मैं रोज कम से कम कुछ नहीं 1 घंटा तो योग करूँगा, और जिससे स्वस्थ रहूँगा। और फिर दिनचर्या बिगड़ी, 5 दिन जहाँ खाए पिए घूमे फिरे, ठीक, उसके बाद सारा योगा रखा रह गया कि नहीं रखा रह गया। तो आप जैसा रह रहे हो, पिछले अनुभव जो आपके रहे हैं, जिस सांस्कृतिक परिवेश में आप रहे हैं, या जिस भी परिवेश में रहे, सांस्कृतिक कोई भी परिवेश रहा हो, उसी के हिसाब से आपके, ठीक है ना, ये विश्वास या बिलीफ तय होता है, ठीक है ना। अगर योग आपने किया, आपका वाकई में कुछ फायदा हो गया, तो आपका जीवन तलक क्या हो जाएगा, उस पर बिलीफ कायम हो जाएगा कि नहीं। कोई डॉक्टर है, उसने आपको एक ऐसी दवा लिख दी, ठीक, जैसे आप बड़े पीड़ित थे और फाइनली अचानक से क्या हो गए, ठीक हो गए, तो आपका बिलीफ होगा कि नहीं होगा, विश्वास बढ़ जाएगा, ठीक, क्लियर। लेकिन भाई यहाँ उससे मतलब नहीं है, यहाँ क्या है, मूल्यों और विश्वासों से उत्पन्न होना जिन्हें हम आंतरिक रूप से धारण करते हैं, ये अभिवृत्ति, ठीक है ना, उसका एटीट्यूड अलग है। आगे आइए, आस्था बदलने से अभिवृत्ति बदल सकती है। भाई जाहिर सी बात है,
आस्था तो केवल एक पक्ष है ना अभिवृत्ति का। भाई आस्था अगर बदल गई उस डॉक्टर के प्रति, भाई बड़ा वैसा डॉक्टर है, अच्छी दवा नहीं ली, हमारा सर दर्द कर दिया, तो आपका एटीट्यूड भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो मतलब आस्था बदलने से, आस्था इज अ पार्ट, क्या कह सकते हैं, एक अंग है, ठीक है ना। और अभिवृत्ति हमारी पूरी शरीर है एक हिसाब से, ठीक है ना कहीं बदलाव आ ही रहा है। आगे आइए, उदाहरण, एक व्यक्ति किसी विशेष ईश्वर में आस्था रख सकता है, लेकिन व्यक्ति का नियमित रूप से ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट करना अगर नियमित रूप से कर रहा है तो ये एटीट्यूड है, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। आगे आइए, मूल्य और अभिवृत्ति, ये भी कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक नजर देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पे ही आएंगे। हमारे व्यवहार में निर्देशित करने की में मदद करता है कौन, मूल्य, ठीक है ना। मूल्य जान ही रहे हैं कि मूल्य से ही बनते हैं क्या, अभिवृत्तियां, ठीक है ना। कभी कभी अभिवृत्तियां भी मूल्य निर्धारण में आती हैं, ठीक है ना, बदलाव करती है, वही सब सारी चीजें हैं। आइए, वह प्रतिक्रिया है जो मूल्यों का परिणाम है या निर्णय लेने में मदद करता है, क्या सही क्या गलत, ये चीजों, लोगों और वस्तुओं के प्रति हमारी पसंद और नापसंद बताता है। प्रकृति की में कमोबेश अस्थायी होते हैं, ये भी अस्थायी लगभग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ अवस्थाओं में परिवर्तनशील हो सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन ये तो लगभग जो है वो होते हैं। फिर आइए, ये केवल एकल विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक, जो वस्तुओं और स्थितियों में कार्यों और निर्णय का मार्गदर्शन करता है। वे किसी विशिष्ट या स्थिर केंद्रित विभिन्न मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक। इसे आप लोग देख लीजिएगा, मूल्य हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब जरा हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करें। एक पक्ष अभिवृत्ति का हम लोग देख चुके हैं, अब क्वेश्चन लगा लें, उसके बाद हम लोग नैतिक, राजनैतिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक अभिवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम लोग अभिवृत्ति के अंग पढ़ रहे थे, ये एटीट्यूड के, कि जिनसे अभिवृत्तियां तैयार होती हैं, जैसे मत से, ठीक, बिलीफ से, विश्वास से, मतलब, ठीक है ना, मूल्यों से, ठीक है ना। फिर अभी क्षमता किस तरह से संबंधित है, ठीक है ना, तो उन सब से हम लोग पढ़ चुके हैं, उनसे अंतर भी देख चुके हैं। अब प्रश्न लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग अभिवृत्ति तरह तरह की है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे नैतिक अभिवृत्ति, राजनैतिक अभिवृत्ति, लोकतांत्रिक और सामाजिक। कभी कभी नौकरशाही अभिवृत्ति भी आती है, ठीक है ना, क्लियर। तो उन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल में अभी हम लोग ये जानते हैं। फिर क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण देते हुए, ठीक है ना, क्वेश्चन आया हुआ है, उदाहरण देते हुए चर्चा कीजिए कि अभिवृत्ति एवं मत अलग अलग धारणाएं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, अभिवृत्ति और मत को संक्षिप्त रूप से परिभाषित किया, अभी मत हम लोग पढ़े, ठीक है ना, क्लियर, और दोनों में समानताओं का वर्णन कीजिए, तत्पश्चात अभिवृत्ति और मत में उदाहरण से संदर्भित कीजिए। आइए देख लेते हैं। अभिवृत्ति समाज मनोविज्ञान का ही एक भाग, ठीक है ना, क्लियर। यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति का द्योतक है, ठीक है ना, मानसिक स्थिति का द्योतक है। जहां यह किसी व्यक्ति, घटना, विषय आदि के अनुकूल और प्रतिकूल दृष्टिकोण रखता है, वहीं मत ऐसा विश्वास है, ठीक है ना, जो कोई व्यक्ति अपने वातावरण की कुछ वस्तुओं या विषयों के प्रति व्यक्त करता है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये किसी व्यक्ति, घटना, विषय आदि के प्रतिकूल और अनुकूल दृष्टिकोण से बन रहे हैं, कौन, अभिव्यक्ति, ये अभिवृत्ति। लेकिन मत क्या है, मत हमारा एक दृष्टिकोण है उसके प्रति, बस, ठीक है ना, हमारी एक सोच है। मत का मतलब ही यहाँ रखिएगा क्या, दृष्टिकोण या सोच,
ठीक है ना, कि किसके प्रति क्या सोच, ये हमारा मत, ठीक है ना। लेकिन उसी से एटीट्यूड तैयार हो रहा है, वो अलग चीज है, ठीक। आगे आइए, दोनों में गहरा संबंध होता है और दोनों में संज्ञानात्मक तत्व प्रधान होता है। भाई ज्ञान पे ही मत हमारा है, भाव पे मत नहीं होता है, न व्यवहार पे मत होता है, ठीक है ना, केवल ज्ञान पे मत है, ठीक। और दोनों पे महत्वपूर्ण अंतर भी है। आइए, अभिवृत्ति में ज्ञान, संवेग, भाव तथा क्रिया निहित होते हैं। ज्ञान भी है, संवेग भी है, ठीक है ना, और भाव भी है। संवेग को ही भाव कह रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक बुद्धिमत्ता, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, क्लियर। तो संवेग या भाव एक ही चीज मान लिया गया है, ठीक। और क्रिया निहित है, मतलब तीनों पक्ष दे दिया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और ठीक बिहेवियर। और मत में क्या है, केवल संज्ञानात्मक। जैसे अगर किसी व्यक्ति का मत है कि वे भूत होते हैं, अगर भूत होते हैं तो उसके भीतर भूतों के रूप एवं कार्यों के बारे में तरह तरह के संज्ञानात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु उसमें किसी भी तरह का संवेग नहीं होता, ठीक है ना। ये केवल ज्ञान आधारित रह गया कि भाई हमारा मत है कि भूत होते हैं, तो हमारा ज्ञान ही है, हमारा व्यवहार कहाँ हो रहा, ठीक है ना, क्लियर। मतलब तरह तरह के संज्ञानात्मक विचार उत्पन्न हो कि भूत जो है टहलते हैं, भूत का पैर उल्टा होता है, भूत पेड़ों पे लटकते हैं, भूत कभी कभी सफेद साड़ी भी पहन लेते हैं, है कि नहीं है, ठीक। यही हम लोग भूतों की परिकल्पना करते हैं, ठीक। भूत मुस्कुराते नहीं है, केवल डराते हैं, ठीक है ना। आजकल के पिक्चरों में भूत हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक। मतलब ये भी एक पक्ष हो गया, ये भी एक मत हो गया, है कि नहीं है। तो मत हमारे क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं अलग अलग से। लेकिन यहाँ क्या आपकी अभिवृत्ति भूतों के लिए एटीट्यूड तैयार हुआ, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि केवल यहाँ संज्ञानात्मक पक्ष ही था, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए, व्यक्ति के क्रियाकलापों या व्यवहारों पर अभिवृत्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है, परंतु मत का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, क्रियाकलाप, व्यवहार। इसी तरह आप भाव भी लिख सकते हो कि भाव पर अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मत पर नहीं पड़ता। कल ही हम लोग पढ़े थे। आगे आइए, जैसे दिया है, दहेज के प्रति विपरीत मत होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में दहेज दे सकता है। जाहिर सी बात है, हम दहेज के खिलाफ हैं, ये हमारा मत है कि दहेज देना और लेना दोनों क्या है, कानूनन जुर्म है। हम ये जान रहे हैं, ये हमारा मत भी है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। उस समय हमारा वो हो जा रहा है कि हम तो गिफ्ट दे रहे हैं, हम दहेज नहीं दे रहे, हम उपहार दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सरकार भी उसी हिसाब से कह रही है कि भाई जो आजकल शादी में उपहार दिए जा रहे हैं, उसकी एक लिस्ट दे दीजिए, ठीक है ना। सरकार के भी पूछने का तरीका आ रहा है नया नया, ठीक। आगे आइए, हाँ भाई, उपहार की लिस्ट है, ठीक। कौन कौन से उपहार लिए हैं, कार लिया है कि नहीं लिया है, ठीक। फ्रिज लिया है कि नहीं लिया है, ये उपहार है, अब दहेज नहीं है, ठीक। चलिए आगे आइए, यदि हम किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति के बारे में जान जाते हैं तो यह अनुमान लगाना काफी आसान हो जाता है कि वह व्यक्ति अमुक परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करेगा, परंतु किसी के मत मात्र को जानकर ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। क्लियर। उदाहरण देख लीजिए, किसी व्यक्ति का अगर मत है कि सभी को सुबह उठकर योगा करना चाहिए, ये हमारा मत है, ठीक। तब भी यह बताना मुश्किल होगा कि वह व्यक्ति रोज सुबह उठकर योग करता है कि नहीं, ठीक। आप मत अगर कह दिए कि हाँ भाई हम सत्य बोलते हैं, तो क्या इससे ये डिसाइड हो गया कि आप रोज सत्य बोल रहे हैं, आप झूठ भी बोल रहे हो, ये तो वो किया नहीं। लेकिन अगर अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति में आप उसका व्यवहार देख लीजिए, उसका भाव देख लीजिए, समर्थन का, ठीक, और उसका ज्ञान भी देख लीजिए, मतलब उसके प्रति जो आपको ज्ञान मिला है,
लोगों से पता चला, जानकारी मिली, तो जाहिर सी बात है कि आपकी अभिव्यक्ति भी उसी तरह की बन जाएगी। ठीक है ना, क्लियर? वही चीज, ठीक। वही यदि व्यक्ति अभिवृद्धि योग को लेकर अनुकूल है, ठीक, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह सुबह उठ करके योग करता हो। ठीक है ना। अभिवृद्धि कैसे बनेगी योग की? जाहिर सी बात है कि उसको देखकर फिट फाट दिखे, ठीक है ना, कभी कभी कूदता नजर आ जाए, ठीक, तो एक अभिवृद्धि तैयार हो गई कि नहीं हो गई? और केवल ये कह देना कि भाई मत करना जो है वो योग करना एक अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये योग करते ही होंगे। लेकिन अभिवृद्धि में क्या कि उसने आपको फिटफाट देख लिया, ठीक है ना, कहीं उसकी जानकारी भी हो गई कि वो जिम में जाता है या समथिंग, एक तो हर ओर से एक अभिवृद्धि तैयार हो रही है उसके प्रति। जाहिर सी बात है, पता चल गया कि वो योगा करता ही होगा, एक असम्पशन लगाया जा सकता है। ठीक है ना, क्लियर? आगे आगे अभिवृद्धि और मत क्या संज्ञानात्मक पक्ष है दोनों के? भाई यही एक पक्ष है जो बराबर है। भाव होते हैं अभिवृद्धि में, भाव की कमी, भाई ये दोनों में संज्ञानात्मक पक्ष ही पाए जाएंगे, बाकी सब इधर विरोध में अंतर है। व्यवहार अधिक प्रभाव, व्यवहार उतना प्रभाव नहीं करेगा। व्यवहार अनुमान किया जा सकता है, निर्माण चेतन स्तर पर, निर्माण अवचेतन स्तर पर। ठीक है ना, क्लियर? ये चीज अभिवृद्धि का निर्माण चेतन से कम और अवचेतन रूप से अधिक होता है। अवचेतन, देखिए चेतन का मतलब क्या है? चेतन का मतलब ये है कि जब जब जैसे जैसे आप समझदार हो, चेतना का मतलब किससे होता है? बुद्धि से। बुद्धि क्या बचपन में आ जाती है? समझदारी क्या मेन थीम वही है, समझदारी मतलब चेतना, आप समझने की शक्ति विकसित होना, उसी को चेतना कहते हैं। ठीक है ना, चेतन अवस्था। और अवचेतन अवस्था मतलब जब आपकी अवस्था नहीं, मतलब बचपन एक हिसाब से। ठीक है ना, क्लियर? सोचने समझने की उस समय, मतलब इसी वजह से अबोध कहा जाता है बालकों को, कि चेतना उतनी नहीं रहती। ठीक, वैसे चेतन और अवचेतन हम लोग का प्रयोग करते हैं। चेतन अवस्था जब आप होश में हो, जब आप बेहोश रहोगे तो कहेंगे कि ये चेतना में नहीं था। समझ में आ गया? मतलब सब है उसी से। आगे अब अगला आ जाता है निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। जैसे आपने अभी बीच में वो सब पूछा, कभी कभी इन्हीं तक पे टिप्पणी करने को आता है, तो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मिल पाते हैं कि ये हम लिख ही सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मतभेद हो जाता है, कई चैप्टर्स में ये भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, तो उनमें जो संबंधित हो वही आप क्या करते हैं, जैसे पूरा पूर्वाग्रह और भेदभाव, तो ये सामाजिक अभिवृद्धि में आएगी, तो आप वहीं से रिलेट करके लिखो। ठीक है ना, इसी वजह से अभी पूर्वाग्रह पे प्रश्न भी आपको नहीं दिख रहा है, ना हमने पढ़ाया है। ठीक है ना, वो आपको सामाजिक वाले में ही दिखेगा। ठीक, आगे आइए। अब इसमें जानिए क्या है आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम। अब सेल्फ स्टीम अभी आपने देखा ही था। ठीक है ना, मानक, मानक यानी नॉर्म्स। ठीक है ना, और मनोवृत्ति, द्वैध वृत्ति, द्वैध वृत्ति यानी एम्बिवैलेंस। ठीक, जान लेते हैं क्या क्या है। पहले आत्मसम्मान की बात कर लें कि आत्मसम्मान क्या है। मनोविज्ञान में आत्मसम्मान का प्रयोग किसी व्यक्ति के संपूर्ण आत्ममूल्य की अनुभूति के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर? दूसरे शब्दों में यदि कोई व्यक्ति अपने आप की कितनी प्रशंसा और निंदा पसंद करता है, यह उसको दर्शाता है। ठीक, इसमें व्यक्ति के स्वयं के बारे में बहुत से विश्वास सम्मिलित होते हैं, जैसे हमारे मूल्य, विश्वास, व्यवहार और पहनावा। ठीक है ना, क्लियर? जाहिर सी बात है, हमारे मूल्य क्या कहते हैं, ये हमारे आत्मसम्मान को दर्शाता है।
अगर मैं सत्य बोलता हूँ तो ये हमारे आत्मसम्मान को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक, पहनावा बढ़ा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर हम रोज स्वच्छ कपड़े पहन करके निकल रहे हैं तो हमारा आत्मसम्मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप वही मैले कुचैले कपड़े रोज पहन के निकलिए तो क्या आपका आत्मसम्मान खुद ही डाउन हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा, कहते हैं ना। ठीक, तो ओवरऑल क्या, ये सब फैक्टर्स हैं। आपका व्यवहार, अगर आप सबसे व्यवहार कुशल हो तो जाहिर सी बात है कि आपके आत्मसम्मान में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। ठीक है ना। विश्वास, ठीक, जिसमें सबका विश्वास हो। ठीक, इसी तरीके से इसे अक्सर व्यक्ति की विशेषता के रूप में देखा जाता है, आत्मसम्मान। अर्थात इनमें परिवर्तन बहुत मुश्किल से होता है, अर्थात ये अस्थायी और टिकाऊ होते हैं, क्योंकि इसमें मूल्य आ गया। इसमें क्या आ गया, मूल्य आ गया। आगे आइए, मानक। मानक सामाजिक मानदंड या समाज से जुड़े मूल्य, प्रतिमान, विश्वास एवं परंपराएं। ठीक है ना, ये मानक होते हैं, यानी स्टैंडर्ड्स होते हैं या नॉर्म्स होते हैं। ठीक है ना, क्लियर। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, हमने नॉर्मेटिव एथिक्स में पढ़ा भी था, जो रूल्स पर आधारित है। ठीक है ना, रूल्स। ठीक, रूल्स हमारा क्या, एक मानदंड है। ठीक है ना, रूल्स से ही हमारा विश्वास है किसी एक पे। परंपरा भी किस पे चलते हैं, रूल्स पर चलते हैं। ठीक है ना, प्रतिमान भी मूल्य भी। ठीक, जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। भाई अगर आप रूल्स पर चल रहे हैं तभी आपको दिशा मिलती है। आप ऐसे ऐसे कुछ भी करते रहिए रैंडम, तो क्या एक डायरेक्टिव प्राप्त होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, आगे आइए। इन मानदंडों अथवा नियामकों के आधार पर ही कोई व्यक्ति यह समझ पाता है कि किसी परिस्थिति अर्थात संदर्भ विशेष में उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये रेगुलेशन को डिपेंड, नियामक यानी क्या, रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी क्या करती है, एक रूल बनाती है जिसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक, आगे आइए। समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक नियामक एक तरह से वे अनौपचारिक निर्देश हैं, नियम एवं निर्देश। ठीक है ना, क्लियर, जो सामाजिक व्यवहार को एक दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाइए, मनोविज्ञान की द्वैध वृत्ति क्या है, ये आइए। द्वैध वृत्ति से तात्पर्य है मनोवृत्ति का अस्पष्ट न होना, डुअल कैरेक्टर। ठीक है ना, डुअल कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए आप एक ही हो, ठीक, लेकिन आपके व्यवहार में जगह जगह पे अलग अलग परिवर्तन देखे जा रहे हैं। तो मनोवृत्ति जो है आपकी द्वैध कहलाएगी, द्वैध वृत्ति कहलाएगी, डुअल कहलाएगी। ठीक है ना, जैसे आपने पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं दिखाया, सकारात्मकता दिखाई, तो कहीं आपने नकारात्मकता दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, है आप ही में, तो इस वजह से ये डुअल हो गया, द्वैध वृत्ति कहलाएगी। एक ही पर्सन में दो अभिवृत्तियों का होना। ठीक है ना, वही चीज कह रहा है, मनोवृत्ति का स्पष्ट न होना कि भैया ये सकारात्मक है कि नकारात्मक। जैसे जन आपने ये कहा कि ऐसा है कि अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे एग्जाम में, लेकिन ज़्यादा समय लगेगा तो हम छोड़ देंगे। मतलब क्या हुआ, एक और तो ये पॉजिटिव दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव, ये दिखा रहे हैं कि अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम निकल जाएंगे। लेकिन इन्होंने दूसरा कैरेक्टर भी दिखा दिया, क्या, दूसरी एटीट्यूड भी दिखा दी, क्या, कि अगर छोड़ देंगे, वो समय ज़्यादा लगता है तो छोड़ देंगे। ठीक, मतलब क्या कि आप इनके उस पर किसी एटीट्यूड पे पहुंच पा रहे हो कि क्या इनका पॉजिटिव है, क्या इनका निगेटिव है। मतलब दोनों है, दोनों स्थितियां बरकरार है कि मतलब होने की भी बात कर रहे हैं, नहीं होने की भी बात कर रहे हैं। तो मतलब स्पष्ट कुछ भी नहीं है। इसी को द्वैध वृत्ति कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, द्वैध वृत्ति कहेंगे। आगे आइए,
आमतौर पर मनोवृत्ति सकारात्मक और नकारात्मक दिशा में हो सकती है, परंतु एक कई बार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु स्थिति आदि के प्रति सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की अभिवृत्तियां रखता है। उभय वाला कैरेक्टर याद आया? आगे आइए, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के माता पिता की इच्छा अनुसार अरेंज मैरिज की स्वीकृति दे देता है, परंतु बाद में वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता व इच्छा अनुसार अरेंज मैरिज की क्या करने लगता है? आलोचना भी करने लगता है, हो सके दूसरा कुछ कर ले, ठीक है ना? क्लियर? तो मतलब ओवरऑल क्या भाई, स्वीकृति अरेंज मैरिज की, लेकिन अरेंज मैरिज को ही क्या कर रहा है? आलोचना का शिकार कर रहा है, मतलब आलोचना कर रहा है उसकी, गलत है। ठीक, क्लियर? उस तो यही क्या हो गया, मतलब कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है इसका कि क्या अरेंज मैरिज से ये खुश है। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, मनोवृत्ति में अनुनय की महत्व। अभी अनुनय हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है ना? अनुनय या धारणा या कंसेप्ट जिसको कहा जाता है, ठीक है ना? पढ़े नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या है अनुनय या धारणा यानी कंसेप्ट। ठीक, वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा दूसरों को अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने हेतु प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है ना? धारणा या अनुनय, जैसे कहा गया है अनुनय विनय करके, गांधी जी ने अनुनय पढ़ा हुआ, ठीक है ना? अनुनय एक पॉजिटिव टर्म है जिससे हम सामने वाले को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं, एक धारणा बनाए, ठीक है ना? दूसरे शब्दों में व्यक्ति में विश्वास उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है। ठीक, उसे समझाया जाता है कि वह वक्ता की बात मानकर अपनी मनोवृत्ति क्या करते हैं? बदल रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर? समझ में आया? जैसे आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। अनुनय का प्रयोग विपरीत मतों को बदलने, तटस्थ करने, अप्रकट मतों व सकारात्मक अभिवृत्तियों को उभारने तथा लोकप्रिय मतों के विपरीत मतों को मनोवृत्ति में परिवर्तन के माध्यम से बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है ना? क्लियर? मतलब क्या है कि ये अभिवृत्ति को बदलने में सहायक है, ठीक है ना? परंतु कई बार मनोवृत्तियों में परिवर्तन विफल रहता है, इसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या है, मैक बुरे एक शोधकर्ता थे, रिसर्चर थे, ठीक है ना? उनके हिसाब से जो विचार किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति को बदलने हेतु तो व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है ना? क्लियर? मतलब जो विचार थॉट्स किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति को बदलने के लिए व्यक्त किए जाते हैं, वही विचार उसके सीमित प्रभाव के साथ पहले से बता दिए जाएं, ठीक है ना? तो उनका विरोधी पक्ष भी स्पष्ट कर दिया जाए तो यह टीके की तरह कार्य करता है, ठीक है ना? इस प्रकार न करने पर मनोवृत्ति परिवर्तन विफल हो जाता है, ठीक है ना? मतलब समझिए, दिया है कि जैसे जो विचार हम रख रहे हैं मनोवृत्ति बदलने के लिए, अगर उनका विरोधी पक्ष भी अपोजिट, ठीक है ना, हम सामने रख दें, अपोजिट का मतलब, ठीक है ना, विरोधी पक्ष भी रख दें, मतलब ये है जैसे कि भाई हमें मत बदलना है किसी का, अगर ये चीज़ हम बता दें तो उसका मत बदल जाएगा, लेकिन मत बदलने वाला था उसका भी विरोध का हम बता देंगे, उधर से भी हम बता देंगे कि भाई अगर मत बदलोगे तो ये घाटे भी हैं, ठीक? उसका विरोधी पक्ष भी हमने क्या कर दिया? बता दिया, तो क्या वो मत बदलेगा? वो अपना अभिवृत्ति बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक है ना? वही चीज कहा गया है, ठीक? मनोवृत्ति इसलिए विफल हो जाता है क्योंकि जब किसी को आभास हो जाता है कि उसकी मनोवृत्ति बदलने की कोशिश की जाती है, भाई तो वह सावधान हो जाता है और प्रभावित न होने का प्रतिरोध विकसित कर लेता है, जैसे टीवी के विज्ञापनों के प्रति जैसे हो गया ना कि भाई कई टीवी के विज्ञापन कई लोगों को बदल देते हैं, मानते हैं? लेकिन आप ऐसे समाज में रहने लगे
जिस जगह आपको भली भांति पता है कि ये सब बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप टीवी विज्ञापनों से प्रभावित होगे? मतलब पहले से ही आपको क्या कर दिया गया, सचेत कर दिया गया था। वही मैकगुरे ने कहा था, वही सेम चीज मैकगुरे ने भी कहा है कि प्रभाव के साथ पहले से ही बता दिया जाए और उनका विरोधी पक्ष भी स्पष्ट कर दिया जाए। समझ रहे हैं? विरोधी पक्ष का मतलब क्या कि ये पता है कि टीवी विज्ञापन इनको बदल देंगे। ठीक, टीवी विज्ञापन में क्या आ रहा है? आ ये रहा है कि भाई डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू हम पी रहे हैं, वो दिखा रहा है क्या? पहाड़ से कूद रहे हैं, बर्फ से एकदम सलमान खान और ऋतिक रोशन भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अचानक से यूं किया, रुक गए, डर के आगे जीत है। और किसी ने इधर बता दिया ये सब बेवकूफ बना रहे तो शूटिंग। क्या आपको रहेगा कि डर के आगे जीत है? आप अंधेरी रात में घने जंगल में चले जाएंगे हैं? क्योंकि ऋतिक रोशन और सलमान खान गए थे? नहीं ना। तो ओवरऑल क्या है कि विरोधाभास भी आपको क्या हो जा रहा है, पहले से पता हो जा रहा है। और जहां विरोधाभास पहले से पता हो जाएगा उस जगह क्या मत आपके मनोवृत्तियां बदलने में या कंसेप्ट आपके मनोवृत्तियां बदलने में सहायक होंगे नहीं। ठीक है ना, विफल हो जाएंगे। वही चीज का है मनोवृत्ति परिवर्तन तब भी विफल हो जाता है जब संप्रेषक श्रोता पर मनोवृत्ति परिवर्तन हेतु अत्यधिक दबाव बनाता है। जैसे एक बार संप्रेषक ने, मतलब जो भी ठीक सुनाने वाले ने, प्रवचन देने वाले ने बार बार किसी बात पे बल डाल दिया। आप पढ़े लिखे हो तो तुरंत आपको क्या हो जाएगा, शक हो जाएगा कहीं ये इसी बात पे बार बार बल दे रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो ये भी विफल होने के उसकी मनोवृत्ति क्या बदलेगी? नहीं बदलेगी। ठीक है ना, क्लियर? भाई प्रवचन दे रहे हैं बाबा जी, किसी मुद्दे को उन्होंने उठा लिया, कहा कि रोज जल डालने से आपकी नौकरी लग जाएगी। वो तो अपना मत दे रहे थे, अपना कंसेप्ट दे रहे थे। क्लियर? कि हमारा ये प्रचारित हो हर ओर से। इन्होंने एक नहीं 5 बार कहा, 6ठी बार भी कहा, तो कल आप डाल रहे हैं कि नहीं जल? आप डाल रहे हैं कि नहीं जल? वो कुछ दिनों बाद दूसरी बार है प्रवचन सुनने, उसमें भी आपसे कहे थे जल डालने को, डाले कि नहीं? अगला रूठ जाएगा, कहेगा रहने दो। ठीक, तो मतलब क्या, बार बार बल देने पे भी वो क्या हो जा रहा है, विफल हो रहा है। ठीक, तो ये है हमारा क्या, संप्रेषक के संदेश का विरोधी हो जाता है। ठीक है ना। जैसे यदि कोई दुकानदार किसी बर्तन को बेचने हेतु दबाव डाले, अरे यार खरीद लीजिए, बस करो, हमें नहीं खरीदना है, वहाँ अच्छा मिल रहा है, चलो। ठीक, बर्तन नहीं खरीदेगा। विफलता का है भाई, बदलाव का आभास हो जाता है। परिवर्तन प्रतिकार, चयनात्मक उपेक्षा, ठीक, और उसके बाद मनोवृत्ति ध्रुवीकरण। ठीक है ना, क्लियर? आगे आइए। मनोवृत्ति परिवर्तन की विफलता चयनात्मक उपेक्षा के कारण भी होती है। यदि कोई, ये आप इसे एक बार देख लीजिएगा। मनोवृत्ति ध्रुवीकरण का मतलब ये हो गया कि पोलराइज हो जाना, एक ही तरह की मनोवृत्तियों का क्या होना, मिल जाना। हमारे आसपास विफल करने वाले कम पड़ गए और उसी टाइप के मनोवृत्ति वाले एकजुट हो गए, तो ये क्या हो गया, मनोवृत्ति ध्रुवीकरण हो गया। ठीक है ना, एटीट्यूड पोलराइजेशन, ये हो गया, पोलराइज हो गया। ठीक है ना, जैसे अपनी मनोवृत्ति के विपरीत सूचनाओं को संदेह से देखना, ये तो अलग चीज हो गई। ठीक है ना, क्लियर? लेकिन ध्रुवीकरण का मतलब वही है, क्या एक ही जैसे मनोवृत्ति के लोग एक जगह क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है ना। अब उसमें आकर के कोई अगर आपको परिवर्तन करना चाहे तो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उस ध्रुवीकरण का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके मनोवृत्ति पर पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर? ये चीज। आगे आइए, आगे दिया हुआ है क्या,
अगला क्वेश्चन है, क्या किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक, ये भी प्रश्न है भाई। अभिवृत्ति में परिवर्तन तो किया जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर। अभिवृत्ति व्यक्ति की क्षमताओं व विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो बताता है कि उचित वातावरण और प्रशिक्षण उसे दिया जाए तो वह किसी विशेष क्षेत्र में सफल होने हेतु आवश्यक दक्षताओं एबिलिटी को सीखने की कितनी क्षमता रखता है। ठीक, व्यक्ति की अभिवृत्तियां सामान्यतः अस्थायी मानी जाती है, ठीक है ना, परंतु इनमें परिवर्तन करना संभव है, ठीक है ना, क्लियर। हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि संभव है। ठीक, यदि परिवर्तन आसानी या कठिनाई से होगा, यह इस पर निर्भर करता है कि परिवर्तन संगत है या असंगत। ठीक, यदि अभिवृत्ति सकारात्मक से और अधिक सकारात्मकता या नकारात्मक से और अधिक नकारात्मक होगी तो परिवर्तन संगत परिवर्तन कहलाते हैं भाई, मतलब उसमें बढ़ना, ठीक है ना, क्लियर। आगे उसी को इनहेंस कर देना, सकारात्मक। यदि अभिवृत्ति सकारात्मक से नकारात्मक मतलब अपोजिट अगर आ रही है तो वो असंगत हो गई, ठीक है ना भाई। सकारात्मक से और सकारात्मक तो संगत, और सकारात्मक से नकारात्मक तो असंगत। अभिवृत्ति में संगत परिवर्तन होना असंगत परिवर्तन होने की तुलना में ज्यादा आसान होता है, जाहिर सी बात है। अगर वो पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव आप कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव है तो ठीक, एकदम निगेटिव कर दो आप, ये कठिन होगा, ठीक है ना, क्लियर। अब अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने में सक्षम कारक बहुत कौन से हैं? पहला, संदर्भ समूह में परिवर्तन, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब जो रेफरेंस ग्रुप है, मतलब जिससे आप मतलब मायने रख रहे हो, जिससे आप मतलब रख रहे हो, वो ग्रुप ही, रेफरेंस ग्रुप ही क्या कर दिया जाए? परिवर्तित कर दिया जाए। मतलब हम कहीं से भी मनोवृत्ति ध्रुवीकरण न हो, ठीक है ना, क्लियर। जैसे व्यक्ति स्वयं के जिस समूह के साथ आत्मीकृत करता है, मतलब जहाँ उठता बैठता है, उस समूह के अनुरूप ही उसकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी परंपरागत परिवार का विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाए तो संदर्भ समूह परिवर्तन हो जाने के कारण उच्च शिक्षा पूरी करते करते अभिवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन आएगा। जैसे हम अपने परंपरा के हिसाब से, हमारे घर की परंपरा में ये था कि हम शिक्षक को क्या कर रहे थे? पैर छू करके नमस्कार कर रहे थे। हमारी परंपरा, कल्चर ये था, ठीक। ये था कि पुराने लोग कैसे आते थे भाई? धोती पहनते, हमारे कल्चर का एक भाग था, हिस्सा था, वो कर रहे थे, ठीक, अपना रहे थे। विद्या को पढ़ने से पहले हम उसकी पूजा कर रहे थे, ये हमारे कल्चर का हिस्सा था, ठीक। अब हम लोग चले गए कहाँ? विदेश पढ़ने चले गए। हम ही है, हमारा एटीट्यूड वहाँ के लोगों के प्रति संदर्भ समूह के साथ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक। हम बड़ टीचर का पाँव छू करके नमस्ते कर रहे थे ना, बस हम क्या हो रहे हैं? हेलो सर, हाय सर, आफ्टरनून सर, यही तो हो रहा है, ठीक। आगे आते हैं, कल्चर बदला। धोती जहाँ पहन रहे थे वहाँ पैंट शर्ट, इवन आईटीज का कल्चर है, बरामुडा में ही आ जाते हैं, बरामुडा टी शर्ट्स में ही आ जाते हैं। आप देखिए, ठीक है ना, क्लियर, कि इस तरीके का भी है, ठीक। तीसरा क्या? तीसरा ये है कि भाई किताब, सरस्वती माँ की पूजा कर रहे हैं, ऐसा वहाँ कोई कल्चर है? कुछ भी नहीं। पढ़ा, फोटो खींचा, ठीक है ना। अब डिजिटल स्वरूप को आप सरस्वती देख, तो वही आपका स्वरूप क्या हो रहा है? बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ठीक। कई कई घरों में इस तरीके का होता है कि शिक्षा में, जैसे दिवाली का दिन आता है, उस दिन किताब कापी, जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसी जगह किताब कापी भी ले जा करके रख देते हैं। कई घरों का कल्चर है, ठीक। अब जो है
ये तो डिजिटल आ गया, उसकी सीडी भी, उसकी डीवीडी भी, पेन ड्राइव ये सब ले जा करके रखी है। ऐसा क्या संभव है? क्या अन्य चीजें हम क्या हो रहे हैं, संदर्भ समूह के हिसाब से अपने को क्या कर ले रहे हैं, बदल रहे हैं। तो वही चीज इसमें कही। आगे आते हैं बाध्यकारी संपर्क। बाध्यकारी संपर्क आ जाए, यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे समूह के लोगों के साथ रहने के लिए बाध्य किया जाए जिसके प्रति उसकी अभिवृत्ति क्या है, नकारात्मक है, तो प्रायः यह देखा गया है कि साथ रहने से उस समूह के लोगों के प्रति उस व्यक्ति की अभिवृत्ति भी क्या होगी, सकारात्मक। ठीक, क्लियर? आगे आइए। यदि किसी तथाकथित उच्च जाति के परंपरागत सोच वाले विद्यार्थी को छात्रावास में एक तथाकथित दलित विद्यार्थी के साथ एक डॉर्मेट्री में रहने व पढ़ने के लिए रखा जाए, तो यह देखने में आता है कि कुछ समय पश्चात उच्च जाति के विद्यार्थी में दलित विद्यार्थी के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होने लगता है। ठीक है ना, क्लियर? जैसे मान लीजिए कि पहले से परंपरा ऐसी चली आ रही है कि वर्ण विभाजन दिखाया गया है, वर्ण व्यवस्था दिखाया गया है कि भाई इनके प्रति नकारात्मक भाव रखो, इनके प्रति सकारात्मक न रहो। ठीक, कहीं ना कहीं उनको ये बताया जाता है कि भाई ये निम्न उसके हैं तो इनके प्रति ये क्या कहते हैं, निम्न प्रकार की हरकतें करेंगे, ये करेंगे, इनके पास शिक्षा का अभाव है, ऐसा है। लेकिन वहीं कोई बच्चा अगर हॉस्टल में रह रहा है और वहीं सारे बच्चे एक ही उस घर्रे से हैं, तो क्या वहाँ उसको वास्तविकता का पता नहीं चलेगा? चलेगा। कहेगा कि तब उसकी सोच क्या होगी, अलग होगी कि नहीं। ये भी जो है, ठीक है ना, इसका परिवेश ही ऐसा रहा है जिसके वजह से क्या रहा है, ऐसी अनुकूलता पाई जा रही है। ठीक, क्लियर? तो कहीं ना कहीं वो परिवेश भी बाध्यकारी हो जाते हैं हमारी अभिवृत्ति को बदलने के लिए। आगे आइए, नेक्स्ट दिया है अपेक्षित भूमिका निर्वाह। ठीक है ना, अपेक्षित भूमिका निर्वाह। यदि व्यक्ति में किसी कार्य विशेष के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है, ठीक है ना, तो वह कार्य करना पड़े तो धीरे धीरे उस कार्य के प्रति भी अभिवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। जाहिर सी बात, क्लियर? आगे आ जाइए। जैसे पुरुषों में यह धारणा है कि महिलाएं विशेषकर गृहिणी कुछ काम नहीं करती। ठीक, यदि कुछ समय के लिए महिलाओं की भूमिका निभाकर देखें तो पुरुषों की अभिवृत्ति भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर है ही, जाहिर सी बात है। आज इसी वजह से पुरुष खाना भी बना रहे हैं, ठीक, बर्तन भी धो रहे हैं। ठीक, क्यों? अभिवृत्ति बदल गई कि ये महिलाओं का ही नहीं, ये पुरुषों का भी काम है। ठीक है ना, क्लियर? इसीलिए अभिवृत्ति आज वो भी बदल गई कि महिलाएं पहले टैक्सी नहीं चलाती थी, रेलगाड़ी नहीं चलाती थी। आज सामाजिक अभिवृत्ति बदली, तुरंत ये क्या हुआ, ठीक, हवाई जहाज भी उड़ा रही है कि नहीं है? तो चीजें हैं, अभिवृत्ति परिवर्तित हो सकती है। ठीक, आगे आइए। अभिवृत्ति में परिवर्तन कारक, संदर्भ समूह के परिवर्तन, वही चीज दिया हुआ है, धारणा या अनुभव। ठीक, बाध्यकारी संपर्क, अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति, अपेक्षित भूमिका निर्वाह। ठीक, अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति कौन होती है भाई? जैसे संज्ञानात्मक पक्ष किसी व्यक्ति के प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निर्मित होता है। जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त हो तो इसे संज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन आता है और अभिवृत्ति परिवर्तित होती है। जैसे उदाहरण जरूर देखा है, ठीक है ना, मैं बार बार उदाहरण पे ही जोर दे रहा हूँ। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए आपके कार्यालय का एक कर्मचारी विलंब से आने के लिए बदनाम, भाई ये लेटे आते हैं, जब आते हैं लेट आएंगे। ठीक है ना, ग्रीन टी शर्ट वाले हैं, ये लेट ही आएंगे क्लास में, जब भी आएंगे। आप में उनके प्रति क्या होगा? नकारात्मक एटीट्यूड है। जाए हमेशा जो है कैसे आता है, लेट लगेगा, एक एटीट्यूड तैयार हो गया। ठीक, आगे आते हैं। एक दिन आपको कुछ तथ्य पता चलते हैं कि उस कर्मचारी के घर में उसके बूढ़े माता पिता और विकलांग जीवन साथी के हैं, जिनके कार्य पूरी करने के कारण
वह रोजाना कार्य विलंब से पहुंचता है। ठीक है ना, क्लियर। उसे इनको पता चलता है कहीं कुछ इस तरीके से कि भाई आप लोग को भी पता चल जाए इनके बारे में भी, भाई कहीं काम वाम करके आते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या, ठीक है ना, अपने मतलब खर्च उठाने में बिजी रखते हैं अपने को। ठीक, तो जाहिर सी बात है इनके लिए क्या आ जाएगा, एटीट्यूड तुरंत बदल जाएगा। वो कैसे है, वो ज्ञान आ, वो केवल और केवल किस आधार पर, संज्ञानात्मक है। क्या कहा है, संज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन होता है। ठीक, क्लियर। तो ऐसे में उसके प्रति अभिवृत्ति निश्चय ही क्या हो जाएगी, परिवर्तित। अब जरा आ जाइए धारणा या अंदर एक विशेष प्रकार का संप्रेषण है या अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति समूह की अभिव्यक्ति को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जैसे, ठीक है ना, जैसे अनुनय या धारणा, जैसे प्रधानमंत्री जी की मन की बात, ठीक है ना, कार्यक्रम के जरिए विमुद्रीकरण के लिए जनता में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है ना, जैसे मन की बात कहे कि स्वच्छता पर उन्होंने बोल दिया, लोगों को क्या कर दिया, प्रेरित किया। ठीक है ना, क्लियर। मतलब समय समय पर ये एक हिसाब से क्या करना, संप्रेषित करना, ठीक, अपनी धारणा देना, ये अनुनय क्या कहलाता है, अनुनय कहलाता है। विशेष प्रकार का संप्रेषण या अभिव्यक्ति जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या समूह की अभिव्यक्ति को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ऐसी धारणा बनाई जाती है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका धारणा से रिलेटेड हो गया। अब 1 मिनट का जो है, ठीक है ना।